समाज के बुद्धिजीवी साथियों, सरमन समाज के बहादुर वीरों, आज हम चौथी कड़ी में वीरांगना, हमारी शहीद समाज की बेटी, एक दबंग, जुल्म जाती, दादागिरी और गुंडागर्दी का बहुत ही सलीके से और बहुत ही जबरन तरीके से जिसने बदला लिया, ऐसी समाज की बेटी साहब कांशीराम जी की लाडली बैंडिट क्वीन फूलन देवी की स्टोरी की अनटोल्ड स्टोरी ऑफ फूलन देवी का चौथा एपिसोड आज मणिराम बहलान की ज़ुबानी आप सुनेंगे, क्योंकि मुझे उनके साथ साहब कांशीराम जी के और दूसरे वरिष्ठ साथियों के दिशा निर्देश पे उनके साथ एज ए PSO काम करने का मौका मिला। इसलिए मैं इस कहानी के चौथे पार्ट में कुछ घटनाओं का मैं आपके सामने जिक्र करूंगा। आपको इन सब घटनाओं को सुन के आपके दिल में आक्रोश, आपके जज्बात हो सकता है बेकाबू हो जाए, आपके शरीर में खोलता खूब जो ब्लड धीरे धीरे जमता हुआ रिश्ता हुआ नज़र आता है, वो हो सकता है वो उबाले मारने लगे। ऐसा हो सकता है। जो जिंदा दिल लोग हैं, जिनको समाज का दर्द है, उन लोगों में ऐसा हो सकता है। ये आपके लिए एक टेस्ट भी है कि वाकई में आप सामाजिक आदमी हैं। बहुजन आंदोलन का दर्द, बाबा साहब का दर्द, साहब कांशीराम जी का दर्द आपके मन में है। हमारे महापुरुषों ने हमें जो कुछ दिया, वो इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको आज रात को नींद नहीं आएगी अगर आपने सुनी तो, या जब भी आप इसको सुनेंगे उस रात को आपको नींद नहीं आएगी। आपका अमन और चैन सब कुछ आपको धिक्कारने लगेगा। एक ऐसी जांबाज बेटी की दास्तां मैं अपनी ज़ुबानी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये अब तक मैंने 3 एपिसोड इसमें रखे हैं। उसकी बचपन की कहानी, जन्म से लेके और 11 साल की उम्र तक उसकी शादी हो जाती है। पुतीलाल जो उसका पति है, जो उसे 28 से 30 साल उम्र में बड़ा है, और वो बेशर्मी से, बेहयाई से और बहुत ही गंदे तरीके से उसके साथ जो है उसको अपने घर ले जाके उसके साथ जैसे बेरहमी से उसके साथ जो कुकर्म करता है, वो एक दास्तां है। वो सब आपने पहले एपिसोड में आपने देखी और सुनी होगी, नहीं तो आप वो पहले एपिसोड का इसमें आप देख सकते हैं। सरमन भारत टीवी पे आप सब्सक्राइब करके और उसमें आप देख सकते हैं। दूसरे एपिसोड में बताया कि किस तरीके से उसका सगा ताए का लड़का, जो सगा भाई उसका है, ताई का लड़का है, वो उसकी झूठी उस पर उसका ताया और उसका बेटा दोनों उसके ऊपर झूठे ज़मीन के टुकड़े की बात है। उनके 10 बीघे ज़मीन है, 10 बीघे ज़मीन 2 भाई है, उनके बंटवारे का आपस में ज़मीन के बंटवारे के ऊपर 2 भाइयों के बीच में किसी कहासुनी हो जाती है। और इस बात के लिए छोटे भाई को दबाने के लिए रंजिशन उसकी बेटी के ऊपर चोरी का आरोप लगा देते, और चोरी का आरोप लगा के कालपी थाने में उसको, फूलन देवी को कालपी थाने में उसका शिकायत कर देते हैं। वहाँ के कालपी थाना के सिपाही उसको लेके जाते हैं, 3 दिन तक बिठा के रखते हैं। उसके साथ 3 दिन तक और 3 रात तक रेप करते हैं। वहाँ के जो सामंती गुंडे, जो वर्दी के अंदर जो वर्दीधारी जो गुंडे थे, वो उसके साथ जो जातिवादी मानसिकता के, ऐसे फ्यूडल मानसिकता के जो लोग थे, उसके साथ बलात्कार करते हैं बहुत बुरी तरह से। वो आपके सामने दूसरा एपिसोड आपके सामने, आप दूसरे एपिसोड में आपने देखा भी होगा, सुना होगा, या आप सुन सकते हैं। तीसरे एपिसोड में अब वो गांव के लोगों को इस बात का पता चलता है। उसके पेरेंट्स 3 दिन तक रोज़ बैठ के वहाँ थाने में बैठ के आ जाते हैं, उसको उसका दिखाते नहीं, तो गांव के लोगों को तरस आता है कि देखो हमारे समाज की बेटी है, हमारे गांव की बेटी है, क्यों ना हम सब मिलके कालपी थाने में जाए और पूरे गांव की पंचायत वो जाके उसकी ज़मानत लेके, वहाँ गांव का सरपंच प्रधान जो है, मुखिया, वो राजपूत जाति का है, और वो गाँव के लोग जाके वो फूलन देवी को वहाँ से लेके आ जाते हैं। ये आपके दूसरे एपिसोड की जो कहानी अंत में मैंने बताई। तीसरा एपिसोड में क्या होता है कि कुछ दिनों बाद, वो 3-4 महीने बाद,
अब वहाँ के क्योंकि कालपी थाने के ये बातें फूट के आती है कि उन्होंने 3 दिन तक फुलन के साथ बलात्कार किया, जैसी उसकी हालत थी तो तुरने फिरने लायक भी वो नहीं थी, उनका कई दिन तक इलाज करवाया गया, अस्पताल में उसको रखा गया। ये सारी बातें जो औरतों के मुंह से आगे आगे बातें चली कि जुल्म की इंतहा होगी तो वहाँ के युवा जो वहाँ के बिगड़ैल किस्म के जो लड़के हैं, छोकरे हैं, उनको भी इस बात का पता चलता है। इसके ताई के लड़के को भी कुछ बातों का पता होता, तो बढ़ा चढ़ा के मिर्च मसाला लगा के उस बात का प्रचार करते हैं। तो अब वो छिंटा कसी का दौर शुरू होता है फूलन देवी के साथ। उसके गांव के जो बिगड़ैल बच्चे जो है, चाहे राजपूत है, चाहे पिछड़ी जाति के है या कुछ ऐसे लोग, तो उन लड़कों के द्वारा छींटा कसी करते करते जो उनका जवाब देती है, वो किसी को चांटा रसीद कर देती है, किसी के पत्थर मार देती है, किसी कुछ कर देती है। तो उससे अंदर अंदर खुंद खा के एक दिन रात को फुलन को वो खेत से आते शाम के टाइम उठा लेते हैं और उसके साथ रात को एक दिन 2 दिन उसके साथ रेप करते हैं, गांव के ही बिगड़ैल राजपूतों के लड़के। ये उसके साथ जुल्म जाति की तीसरी वारदात है, बहुत बड़ी वारदात है। अब इसका फिर पंचायत होती है, गांव की पंचायत उसी प्रधान के उसमें, क्योंकि पंचायत बैठती है, पंचायत में वो बुलाया जाता है, वो उन लड़कों के पेरेंट्स को बुलाया जाता है, उन लड़कों को बुलाया जाता है। इधर से महार जो आपके मल्ला जाति के शेड्यूल्ड कास्ट की दूसरी जाति के लोग भी वहाँ इकट्ठे होते हैं। वो ऊंची जगह पे बैठते हैं, ये सब नीची जगह बैठते हैं। इसको पूछते हैं तो ये सिर पे बिना चुने डाले जब ये गवाही के लिए पूछते हैं कि ये लड़की आके बताए फुलन कि तेरे साथ क्या हुआ, तो इनसे क्या चाहती थी, तो वो जो है वहाँ वो कहती है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, जुल्म ज्यादती की मेरे साथ, मेरी इज़्ज़त और आबरू के साथ इन्होंने मेरे की इज़्ज़त आबरू को इन्होंने नोचा। तो उसी बात को सत्य ना मान के उसको कह देते हैं, पंचायत वहाँ फरमान जारी कर देती है। तो उसकी बात को सुनाई नहीं करते। तो फूलन देवी इस बात से गुस्सा होकर और पंचायत छोड़ के चली जाती है। तो इस बात से, क्योंकि वो उनके अभिमान जो घमंड जो था फ्यूडल सामंती लोगों के मन में, जो सरपंच और उन लोगों के पंचायत के मन में, और वो पंचायत क्योंकि वीपी सिंह उस वक्त मुख्यमंत्री था, तो आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के राजपूत, उत्तर प्रदेश का हर राजपूत अपने आप को वीपी सिंह समझता था। तो फूलन देवी के बारे में भी वो क्या कहते हैं कि फरमान जारी कर देते हैं कि ऐसी लड़की को जो पंचायत के अंदर उसको बोलने की तमीज़ नहीं, पंचायत को छोड़ के चली गई, ऐसे इस गांव में रहने का इसका कोई अधिकार नहीं है ऐसी लड़की को। तो वो एक रिश्तेदार के वहाँ चली जाती है, उसके सिस्टर के वहाँ भेजते हैं, कुछ दिन वहाँ रहती है। और उसकी सिस्टर जो है, इसमें एक आपको कहीं दिखेगा गांव के अंदर जिसको हम अपना साझा गांव मानते हैं, भाईचारा, बहन बेटी रोटी बेटी का जिस गांव के अंदर रिश्ता होता है, वो रिश्ते कैसे छिन्न भिन्न हो रहे हैं, ऐसे आप इसमें देख रहे हो। इस एपिसोड में 3 एपिसोड में आपने देखा, वो अपनी सगी सिस्टर के पास जाती है, अपनी जीजा के साथ रहती है, और वो सिस्टर भी उसको घर से वहाँ से निकाल देती है। तो फिर अब उसके लिए वो घर में आती है, और घर में आने के बाद उनके बाप वो गुस्सा करते हैं कि वो क्यों आ गई यहाँ, वहाँ रही क्यों नहीं। ऐसे कसम ये जो रिश्तेदारियों की जिनके ऊपर हम दम भरते हैं, जब असली पता तब चलता है जब आप मुसीबत के मारे हो, तब आपके भाई, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार आपकी कितनी मदद करते हैं। इन सब इस सारी फूलन देवी एक ऐसा करैक्टर है, सामंतशाही का, ब्राह्मणवाद का एक नंगा सच है, एक ऐसा नंगा सच ब्राह्मणवाद का। फूलन देवी के साथ जो कुछ हो रहा है वो हमारी हर बेटी, हर समाज के अंदर एक जाति, 6743 जातियों के एक समाज के अंदर ऐसा घटता है, हर रोज़ घटता है। ये सारी कहानी ये सच के इतने करीब है कि आप सोच नहीं सकते ऐसी सारी कहानी। ये इस कहानी में उतार चढ़ाव ये सारा आप देखें, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, फूलन देवी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। अब रात को क्योंकि वो जो खुंद खार खाए बैठे हैं, उसके ताऊ का परिवार है, गांव के दूसरे लोग हैं, पंचायत है, सरपंच है, सब लोग उसे गुस्से में हैं, और वहाँ से परिवार के लोग भी उसका कोई साथ ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। तो अल्टीमेट क्या होता है कि वो शिकायत कर देते हैं बाबू गुजर को। वो एक गुजर गिरोह है, डकैतों का गिरोह है, और उस डकैतों के गिरोह को इस बात की सूचना दे दी जाती है कि ये फुलन जो है बिगड़ैल है, ये पुलिस के द्वारा, दूसरे लोगों द्वारा ये सारा कुछ, और उसको वो लूटने के लिए आ जाते हैं। पकड़ बोलते हैं, जो ठाकुर जो डकैत किसी को पकड़ के ले जाते थे जंगल में, उसको पकड़ बोलते थे। तो उसको पकड़ के लिए आते हैं, और वो उसके बाद उसको पकड़ के ले जाते हैं। तो पूरा गांव वो कहते हैं कि हम फूलन को लेने आए, कोई घर से बाहर ना निकले, और उसके परिवार के लोगों को भी, उसके भाई को, उसके माँ को, बाप को कैसे अड़काते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। और फूलन को जब देखता है, जब उसके भाई के गले पे चाकू रख देते हैं, तो वो कहता है मैं बाबू गुजर बोल रहा हूँ। तो वो कहता है ठीक है, आप मेरे भाई को मत मारिए, मैं आ जाती हूँ। और उसके साथ वो जाती है,
और जाने के बाद लगातार बाबू गुजर 3-4 दिन तक उसके साथ रेप करता है, अलग लेके उसको रहता है। और जो इस बात का मलाल जो है, क्योंकि 12-13 ऐसे मल्ला जाति के जो है गुजर वो डकैत भी है, उसमें जुल्म जाति के शिकार होने की वजह से वो समाज से बागी होकर चंबल का भीड़ का रास्ता वो चुन लेते हैं। उनको इस बात को वो आपस में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, देखो हमारे समाज की बेटी है, उसके साथ कितना जुल्म के एक इंतहा है। और जो लोग एक इज्जत आबरू के लिए और जिस बात के लिए ये लोग जो निकल के बाहर आए हैं, ये लोग जो निकल के बाहर आए हैं, और उनमें से हमारा सरदार जो है एक अबला नारी के ऊपर, एक ऐसे महिला के ऊपर वो जो है अपने हवस का मिटा रहा है और उसके लगातार 3-4 दिन से ऐसा कर रहा है। तो उसकी रखवाली के लिए विक्रम की इनकी ड्यूटी लगाते हैं, उसकी देख रेख के लिए। तो विक्रम जो है उससे बात करता है, उससे विक्रम को पता तो है ही कि मल्ला जाति की आपकी बिरादरी की है, तो वो थोड़ा सा उसको पूछता है, करीब से पूछता है, तो रो पड़ती है, बयां करती है कि मेरे साथ ये कब तक, मैं चाहती थी कि मेरे साथ ये जो हो रहा है, ये चीज़ का मुझे कोई तो न्याय मिलेगा। जिस सभ्य समाज के अंदर, इस समाज के करीब से करीब जो है, जिनको मैं ज़्यादा नज़दीक समझती हूँ, उन्होंने मेरी असमत के साथ ऐसा नंगा नाच किया, ऐसा लूट खसूट मेरे साथ की। जहाँ रक्षा की उम्मीद थी, जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी कि कबला को बचाने की, जुल्म जाति के शिकार को एक रक्षा देने की, कवच देने की जिनकी जिम्मेवारी थी, वो वही बाढ़ जो खेत को खा गई। उसी थाने के अंदर मेरे साथ लगातार 3 दिन 3 रात तक मेरे साथ बलात्कार हुआ। ये सब बातें विक्रम को एक एक बात बताता है। विक्रम जो आवेश और जोश में भर जाता है, उसको बड़ा दर्द होता है। और जहाँ ये मान के चलते हैं कि डकैत वो लोग हैं जिनको संविधानिक दूसरी चीज़ों से या वहाँ के सामंतशाही की वजह से जिनको न्याय ना मिला हो, ऐसे लोग जो है, उन लोगों की वजह से जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं बागी होकर इस जंगल के अंदर। और वो लोग भी मेरे साथ ऐसा करेंगे, मैंने सोचा नहीं था ऐसी हालात में। तो ये सारी बातें विक्रम को बड़ा अंदर से हिला देती है, झकझोर देती है। और विक्रम के अंदर एक ऐसा आदर्शवादी पुरुष पैदा, एक ऐसा हमदर्द पैदा होता है। विक्रम वो अपनी जीवन की अपनी लाइफ के बारे में सोचता है कि उसके साथ उसका एक दोस्त जो ठेकेदारी का काम करता था विक्रम का, और वो दोस्त जो है उसको जो है किसी झूठे मुकदमे में अंदर फंसा देता है। और उसके बाद उसकी पत्नी के साथ जो है उसके संबंध बनाता है। जो कुछ दिनों बाद जेल से विक्रम बाहर से आता है, तो उसको पता लगता है कि तेरा जो ठेकेदार दोस्त है तेरे साथ जो ऐसे तेरी पत्नी के साथ अवैध संबंध बना के और ऐसा किया। तो वो अपने दोस्त को मार के, और अब उसकी पत्नी जो भाग जाती है, तो वो वहाँ उसमें आ जाता है, चंबल में आ जाता है। तो उसको भी इस बात का बड़ा दर्द होता है कि देखो इस समाज के, सभ्य समाज के अंदर लोग अब है नहीं, और मैंने जिस बात के लिए बंदूक उठाई थी, जिस बात के लिए मैं बागी हुआ था, वो यहाँ भी ऐसा है। तो इस बात का वो फैसला लेता है कि अपने बाकी मल्ला जाति के बाकी युवाओं से बात करता है, वहीं उनसे बात करता है, बताओ भाई ये जो है हमारे समाज की बेटी है, इसलिए इसके साथ लगातार ऐसा हो रहा है, इसको खाने नहाने धोने के लिए समय नहीं देते, और हमारा सरदार इसके साथ ऐसा करता है। तो वो सब एक सुर में बात करते हैं। तो वहाँ उस सरदार को बिठा के आमने सामने बात करते हैं। तो वहाँ सरदार जो है वो कहता है आप मेरे से सवाल नहीं कर सकते, सवाल करने का किसी को अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा जितने जो लोग हैं वो जुल्म जाति से, सामंतशाही से, जातिवाद से पीड़ित होकर वहाँ के जो पुलिस प्रशासन के उसे और न्याय ना मिलने के लिए हमने बंदूक उठाई है। अगर हम अपने यहाँ हमारे बीच में एक ऐसी नारी है, उसको सारी इतनी छोटी सी लाइफ में इतना सारा कुछ, जितनी उम्र है उससे कहीं ज़्यादा उसको यातनाएं झेलनी पड़ी, तो हम इसको न्याय नहीं दे सकते, ये कोई हमें मर्द कहलाने का अधिकार नहीं। तो वो विक्रम की बातें जो है उसको बाबू गुज्जर को चुभ जाती है। वो इस बात के लिए उनका चैलेंज कर देते एक दूसरे को। तो बंदूक के तन जाती है, आमने सामने तन जाती है। तो उसमें बीच में एक शाना आदमी कहता नहीं ऐसा नहीं, तो वो थोड़ा पीछे हटाते हैं। उसके बाद वो फिर जिद पर अड़ जाते हैं। तो विक्रम सिंह कहीं चैलेंज कर देता है कि तुम अब की बार इसको हाथ लगा के दिखाना फुलन को। और वो जब इस बात में तैश में आके सरदार जो है, जो उनका डाकुओं का सरदार है, वो फुलन की चेस्ट को हाथ लगा देता है। और उसी वक्त विक्रम सिंह उठा के उसको गोली से इतनी दाग देता है कि उसके सारे शरीर को छलनी कर देता है। इतना करते जो उसके बाबू सिंह गुज्जर के जो जितने समर्थक थे वो वहाँ से भाग जाते हैं, और मल्ला जाति के कुछ लोग उसके साथ खड़े रह जाते हैं। और अब चंबल के अंदर अब 2 गिरोह हो गए। एक वो गिरोह जो बाबू सिंह गुज्जर के जो थे, जो उसके लालाराम श्रीराम 2 राजपूत ठाकुर हैं जो जेल के अंदर है, उनको इस बात की समाचार मिलता है कि तुम्हारे उस्ताद का, तुम्हारे सरदार का कत्ल हो गया, और एक फुलन की वजह से ऐसा हो गया। एक मल्ला जाति की लड़की है, और मल्ला जो है 12-13 मल्ला जो सरदार हैं, और जो उसके अंदर जो है वो बागी जो है वो एक तरफ हो गए और बाकी लोग एक तरफ हो गए। तो वो इनको सबक सिखाने के लिए जेल से जमानत करवा के वो आते हैं।
जमानत करवा के और वो अपने ठाकुरों के, राजपूतों के बच्चों को एक मैसेज देते हैं कि आप जल्दी से अपने गिरोह में शामिल हो। नौजवान बच्चे जो हमारी आने वाले शान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मल्ला जाति के लोगों के ने अलग से एक सरदार, वो भी एक सरदार बन गए, उन्होंने एक अलग डकैत गिरोह बना लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है विक्रम के बारे में बताया जाता है। तो विक्रम क्या करते हैं, फुलन को अब हथियार चलाना, ट्रेनिंग देना सिखाते हैं। और फुलन को वो सरदार जो सारे मल्ला मिलकर दूसरे और छोटे बैकवर्ड जाति के जो नाई है या कुछ ऐसे लोग जो उसके साथ में विक्रम के साथ मिल जाते हैं और वो फुलन को अपना सरदार चुन लेते हैं। सरदार चुनने के बाद उस फुलन के नाम की जयकारा लगाते हैं। एक तरफ जो चंबल माई की और फुलन देवी की जय जयकार के नारे लगते हैं। इस तरीके से वो हर जगह दुर्गा की, चंबल की और फुलन की जय जयकार करते हुए ऐसे निकलते हैं। तो उनका अब उनका अपने जीवन का एक उद्देश्य था कि किन किन लोगों को किस तरीके से, तो जिन जिन लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हुई है, सबसे पहले विक्रम और फुलन उन लोगों को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ते हैं। सबसे पहले वो फुलन का अपने पति, अपने ससुराल में जाती है, अपने पति को पकड़ती है, अपने पति की दूसरी बीवी को पकड़ती है, पहले उसको ठुकाई करती है, फिर अपने पति को पीटती है। गाँव के लोगों को कहते हैं कि मैं फलानी फुलन हूँ, उसकी बीवी, और मेरे साथ जो इसने जुल्म किया था 11 साल की उम्र में, मैं उससे पुतीलाल के परिवार को सबक सिखाने के लिए आई हूँ, कोई बीच में आएगा तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। तो वो पुलिस की वर्दी में आती है, उसकी ठुकाई करती है, घोड़े के पीछे बांधती है, घसीटती है, उसको इस हालत में कर देती है कि वो बाद में जीने लायक भी ना रहे। और वो कहती है कि आने वाले टाइम में कभी कोई बेमेल शादी करके छोटी बच्ची के साथ ऐसे अनायास ही कोई अत्याचार नहीं करेगा, मैं ऐसा सबक देना चाहती हूँ। तो वो अगर कोई मुझे पता लगे कि छोटी उम्र की बच्ची, बाल बच्ची के साथ अगर किसी ने शादी कर दी, तो ना तो मैं उसके माँ बाप को छोड़ूंगी और ना जो शादी कर रहा है अधेड़ बूढ़ा, जो अधेड़ उम्र का जो वो है, वो उसको भी मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसा वो अपने वहाँ अपने ससुराल में ऐसा चैलेंज करती है। तो वहाँ एक वो फुलन की जो, और जुल्म ज्यादती से डरने के लिए किसी को ठाकुरों के उनके दबाव में, उन लोगों के गुजरों के दबाव में ना आए, समाज के लोग, गरीब समाज के लोग, फुलन का गिरोह उनके साथ है, ऐसा जगह जगह वो पर्चे बांट के छोड़ती है, लोगों में चैलेंज करती है। तो इससे क्या है कि फुलन का हर गांव के अंदर उनके समर्थक लोग पैदा हो जाते हैं। फुलन को रहने खाने, हथियार सप्लाई करने के लिए हमारे समाज के लोग उसके साथ देने लगते हैं। और वो फुलन क्या करती है, बड़े बड़े रसूखदारों के, बड़े बड़े जो करोड़पति अरबापति लोगों को लूटती है और गरीब लोगों को बांटती है। तो वहाँ पैरेलल सरकार से ज़्यादा कहीं न्याय का वो होता है। वहाँ जो लोग जो है फुलन के लिए कुछ जगह छोड़ी हुई थी, एक मंदिर था, वहाँ पे वो पर्चा लिख के छोड़े आते थे। फुलन उस पर्चे को पढ़ के उस जगह, तो विक्रम उसके साथी वहाँ जाते, उसको जाके पूछते कि आपने फलां आदमी को ऐसा क्यों किया। तो वो इंसाफ का तकाजा लगभग वो जो है 2-2.5 साल तक ऐसा चलता है, ऐसा कार्यक्रम। तो इतने में जो वो दोनों लाला राम और दोनों जो है दोनों भाई जो ठाकुर वो आ जाते हैं। वो अब एक तरफ जो इनके ऊपर पुलिस का दबाव पड़ता है, पुलिस का इधर से दबाव पड़ता है, क्योंकि फुलन ने अभी क्या किया कि जिन पुलिस वालों ने उनके साथ रेप किया था, उनमें से कुछ पुलिस वालों को मारते हैं, कुछ और 2-3 घटनाएं इस टाइप की। लगभग वो फुलन के ऊपर 48 केस ऐसे थे जिनका डकैती के उनके चार्ज उसके ऊपर लगे थे। तो उनमें से उन कुछ घटनाओं का 4 साल के अंदर जो लगभग मान के चलो कि वो हर साल 10-12 जो है घटनाएँ ऐसी हो रही थी। 4 साल में 48 उन पर केस बने थे। तो उनमें से कुछ केसों की वहाँ शुरुआत होती है, वहाँ फुलन के गिरोह सरदार बनने के बाद। और वो जो है अपने गिन गिन के बदला लेती है, अपने गांव के ठाकुर के उन लड़कों के साथ भी, उन पुलिस वाले लोगों के साथ भी, और अपने पति के ससुराल में विक्रम के उसके लोग उसके साथ में भी जो, तो विक्रम के साथ जिन्हें धोखा किया उनके साथ भी विक्रम मल्ला के, तो उन सब चीज़ों को आगे चल के वो देखती है। तो ऐसे चलते चलते जो इतने में क्या है, पुलिस के ऊपर उसका दबाव बढ़ता है। उधर से लाला राम और श्री राम के गिरोह जो अलग से एक बाबू गुजर के बाद वो लोग, श्री राम जो है उसका सरदार बन जाता है, और उसके बाद जो उसको चलाता है, जबकि वो जमानत पे आए हैं। उसके बाद डकैत बन के और डकैत को सरदार बन के वो और सरेआम घूमते हैं। तो अब फुलन को और उनको विक्रम को ये लगा। तो इसके बाद क्या है कि एक दिन रात को चंबल के अंदर उनको घेर लिया जाता है। जब घेरने के बाद विक्रम को मार दिया जाता है। जब विक्रम को मारने के बाद और बाकी जो है जो मल्ला है वो उनको भी 12 लोगों को मार दिए जाते हैं। विक्रम समेत 13 लोगों को वो डकैत उसको मार देते हैं, या कुछ पुलिस के इनकाउंटर में मारे जाते हैं।
तो अब जो फुलन और वहाँ से पकड़ के और ये लाला राम श्री राम उसको बेमही जो ठाकुरों का बड़ा गांव था उसमें लेके आ जाते हैं। और उसमें लेके आके और वो इससे पहले वो जब आते हैं तो नौजवान ठाकुरों के युवाओं को आह्वान करते हैं भर्ती होने के लिए, अपने गिरोह में भर्ती होने के लिए। तो उस गांव के लगभग 40-45 युवा जो है उसके लाला राम श्री राम के गिरोह में शामिल हुए थे। तो उन्हीं गिरोह के सामने जो है उसको लगातार 3 सप्ताह तक बारी बारी से बलात्कार होता है। 3 सप्ताह तक बारी बारी से बलात्कार होता है। तो वो उस गांव के मल्ला जाति का एक नौजवान युवक है जो पढ़ा लिखा है, वो सारी चीज़ें देख रहा है, करीब से देख रहा है। 3 सप्ताह तक रोज़ परिवार में औरतें इसकी चर्चा करती है। तो वहाँ के परिवार के आसपास के गांव के मल्ला युवाओं को इस बात का पता चलता है कि हमारी समाज की बेटी है, उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो जिस दिन वो उसको नंगा करके फुलन को और उसको पूरे मल्ला परिवार, क्योंकि उस गांव में मल्ला भी काफ़ी घर थे, उनके सामने जो है उसको बेइज्जत करते हैं, नंगे कपड़े निर्वस्त्र करके और कुएं के ऊपर भेजते हैं उसको। तो वो सबसे दुनिया के अंदर एक ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि किसी एक इतनी बहुत ही कमज़ोर एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची को जो 18-19 साल की उम्र है उसकी हुई है, उसके साथ इस टाइप की घिनौनी हरकत कोई करेगा। और वो अपने आप को जो आन बान शान के लिए मूँछों को ताव देने वाला समाज, जो ठाकुर अपने आप को कहते हैं कि हम तो इज्जत और हमारी तो बाजुएँ जो हैं, हमारी ताकत जो है वो रक्षा के लिए है, बहन बेटी और देश की रक्षा के लिए। तो वो किस तरीके से फुलन की इज्जत को तार तार करते हैं, ये एक नंगा सच आपके सामने जो फुलन की जीवंत घटना से आपको मिलता है, आपको इसको देखते हैं। तो वो जो सारी घटना है आप देखते हैं तो उसके अंदर मान सिंह नाम का एक युवक अपने कुछ साथियों के साथ लेके उसको संपर्क करता है और उसको थोड़ा इशारा करता है कि तुम चाहो तो हम लेके तुम्हें भाग सकते हैं यहाँ से। तो फुलन रात के टाइम में मौका लेके बाथरूम में शौच करने के बहाने कि वो बाहर निकल के बाहर जो है उसके जो साथी है मान सिंह मल्ला और दूसरे मल्ला युवा वहाँ खड़े हैं और वो लेके उसको फरार हो जाते हैं। तो एक बार फिर एक बहुत बड़ा गैंग तैयार करती है फुलन और उन सबको हथियारों की ट्रेनिंग देती है, हथियार मिलता है, समाज उसको साथ देता है फुलन को जगह जगह जहाँ। तो वो चंबल में जगह जगह उसको ढूंढता है, पुलिस उनको जगह जगह ढूंढती है, लेकिन फुलन का कहीं पता नहीं चलता कि वो चंबल खा गई या धरती कहीं आकाश में चलेगी या धरती में कहीं गायब होगी, इसका पता नहीं चलता। फुलन जो है कि उसने वेश बदल के और दूसरी अपने समाज के लोगों के बीच में गाँव में रहती है। एक बार एक चुगली हो जाती है, किसी मुखबिर ने पुलिस को वो कर देती है, मुखबरी कर देते हैं। तो वो एक गांव में ऐसे डकैती डालने के लिए एक शादी की थी ठाकुरों के, जिनके घर में शादी थी। तो उसके परिवार के मुखिया ने भी फुलन के साथ रेप में वो शामिल था। तो फुलन ने फैसला लिया कि इसने लाला राम श्री राम इसमें आएंगे, उनके ऊपर जो है हम अपना बदला लेंगे। तो इस बात के लिए जो है बेमई गांव में वो आते हैं। बेमई गांव में जब आते हैं तो श्री राम और लाला राम को पता चल जाता है कि मल्ला जो फुलन का गिरोह जो है इस आके उन्होंने हमला कर दिया है। तो वो धीरे से खिसक जाते हैं, लेकिन वो बाकी जो लोग हैं जो नए भर्ती हुए थे डकैत, वो नहीं जा पाते। उनको जब देखती है फुलन बुलाती है कि मुझे श्री राम लाला राम की खबर चाहिए, तुम्हारे साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तो पता चलता है कि फुलन उन लोग सबको पहचान लेती है, पहचान के उनको बुला के रात के टाइम में, ये बात 14 फरवरी 1981 की है, 14 फरवरी 1981 को उनको बुला के और वहीं जिस चौक में जहाँ पे जो है उसको जो उनकी इज्जत को तार तार किया था, जो उसके कपड़े, उसके शरीर पे कपड़े जहाँ से उतारे थे, वहीं पे उनको खड़ा करती है एक को, और खड़ा करके कहती है कि वो जो लोग जिन्होंने मेरे साथ सहयोग किया था लाला राम श्री राम का, मेरे साथ बलात्कार में 3 सप्ताह तक, वो लोग जिन लोगों का कोई रोल नहीं है वो बेशक चले जाएं, जिनका जो शामिल थे, जो किसी न किसी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में उसके गैंग से संबंधित है, वो उन लोगों को मैं जाने की छूट नहीं दूंगी। तो जिन्होंने हमारे 12-13 मल्ला जो हमारे सरदार वो मारे थे, गिरोह के लोगों को मारा, तो उन लोगों को मैं छूट नहीं दूंगी। तो उठा के वो क्या करती है कि उन सबको पहले तो घुटने के बल बैठने के लिए सलाह देती है, उसके बाद जो उनके फुलन के साथी जो है तो उस पर एकदम दनादन गोलियों के 300, 350, 400 वो गोलियाँ चलाई जाती है। उसके अंदर 1-2 शायद बचते हैं और बाकी जो है 20 से या 22 लोग उसमें जो है मारे जाते हैं। ये अब
सच क्या है, या फुलन जाति या बेमई के राजपूत जानते हैं कि वो निर्दोष कितने थे, दोषी कितने थे। लेकिन जब हम किसी के ऊपर, बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति के ऊपर, बहुत ही ऐसे कि जिसको इतना कमज़ोर मान के जुल्म जाति करेंगे, तो उसका बदला, तो या बदला ना कहीं, उसका जो है रिएक्शन ऐसा होगा, मैं बदला नहीं कह सकता इसको, उसका रिएक्शन ऐसा होगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन ये कहानी, फुलन की कहानी ये बताती है कि ऐसा हुआ। तो अब पूरी दुनिया के अंदर जो है लगभग ऐसे लगभग 200 पौने 200 पेपर जो पूरी दुनिया के अंदर, मीडिया ने इस बात को बड़े पैमाने पे छापा। वहाँ उस वक्त जो है 1981 में एक बहुत बड़ा ये ब्रूटल कांड माना गया। और उसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र आया कि क्यों मारे गए, तो उसमें आया कि फुलन को इस सारी स्टोरी वो जो है छापते हैं। दुनिया में अब तक किसी भी महिला की ब्रेवरी की इस कहानी अगर कहीं छपी है, तो दुनिया के अब तक जो है जितने गार्जियन अखबार में, दुनिया के हर पेपर ने उसमें छापा, उसमें इसका फुलन देवी की प्रशंसा की कि उसने अपने ब्रूटल जो मारा उन लोगों का, खुद उसने इंसाफ किया। यहाँ की न्यायपालिका के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल था कि न्यायपालिका के ऊपर भी जो इतने बागी गिरोह जो था, वो इस वजह से था कि समय पे उनको उचित न्याय ना मिलने की वजह से ये लोग बागी बने थे। फुलन भी उनमें से एक है। तो फुलन ने खुद अपना न्याय का रास्ता लेने का रास्ता चुना। तो ये आपके सामने है। तो इस तरीके से जो है बेमई कांड होता है। बेमई कांड के अंदर जो है वो ऐसा करके अपने चंबल में चले जाते हैं, और वो लाला राम श्री राम जो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, क्योंकि अब वो लाला राम श्री राम और राजपूत गिरोह टोटली टूट चुका था। उनको वो उनकी हिम्मत जवाब देगी थी कि अब फुलन हमें छोड़ेंगे नहीं। तो वो जो है दर बदर की ठोकरें खाते हैं। उसका बाबू गुज्जर का और लाला राम श्री राम का गिरोह जो है चंबल को छोड़ के भाग जाता है। फुलन का एक छत्र राज है। फुलन का एक छत्र राज जो है चंबल घाटी में, और चंबल में दो ही चीज़ गूंजती है, या चंबल का पानी या फुलन की ज़बानी। तो ये कुछ कहानी जो है आपके सामने जो है 14 फरवरी 1981 की घटना है। उस घटना के बाद जो है चंबल के साथ जो है वहाँ इनका रिश्ता, और एक तरफा जो है संवाद जो है, एक जुल्म जाति के खिलाफ एक उठने वाली आवाज़ जो है चंबल की किनारों से टकरा के और समाज को एक मैसेज देती है कि नहीं, ऐसा अब ठीक नहीं। और समाज के अंदर, उस एरिया के अंदर भिंड और उस औरैया, भिंड और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उस एरिया में इस बात के लिए चंबल के गीत बने, लोकगीत बने उनके प्रति, और लोकगीत बने। और लोगों के बीच में एक ऐसा इवन वहाँ एक मंदिर में आके, अवगढ़ बाबा के मंदिर में, लोग जिनके घर में शादी होती थी, बच्ची के लिए शादी के लिए साधन नहीं होते थे, वो कार्ड छोड़ के आते और फुलन को लिए चावल और निमंत्रण दे के आते कि हमारे घर में फलां घर में बेटी की हमारी शादी है, कन्यादान, आप कन्यादान के लिए ज़रूर आइए। तो फुलन जो है उसके लिए उन परिवारों को मदद पहुंचाती है। ऐसी घटनाएं वहाँ के लोगों से, उनसे हमारी टीम ने जब देखा, बाम सेब के साथियों ने वहाँ सुना, तो ये सारी बातें जब फुलन के बारे में जो है धीरे धीरे हमारे समाज के अंदर इन्हीं बातों ने जो है फुलन के पक्ष में एक लोकगीत बनाने का, लोकगीत गाने का, लोगों के बीच में एक ब्याह शादी में उनके लोकगीत, फुलन के बारे में लोकगीत गाने लगे। ऐसी जो बहुत सारे लोकगीत उस एरिया में जो है प्रसिद्ध है। तो फुलन के लिए जो है इस टाइप से जो ब्रेवरी, समाज की तरफ से एक ब्रेवरी अवार्ड है। ऐसी समाज की ऐसी बेटी को मैं सैल्यूट करता हूँ। और अब आज का एपिसोड में यहीं समापन करता हूँ। आपको ये एपिसोड पसंद आएगा, आपको ये इस बात में मेरे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो, भूल हुई हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि एक ऐसी शख्सियत जिनका हिमालय की चोटी से भी बड़ा जिसका जिगरा हो, ऐसी जिसकी जुबानी इतना बड़ा उसकी ताकत और हौसला था, ऐसी बेटी के बारे में उनकी चर्चा करना, उसकी कहानी सुना, हर एक के बस की बात नहीं है। मैं भी अपने एक अदना सा व्यक्ति हूँ, उनका एक भाई हूँ, उनका एक छोटा भाई होने के नाते जो मैं ये बातें सुना पा रहा हूँ। तो ऐसी बेटी की ब्रेवरी जो है कहानी सुना के मुझे भी अपने आप में गौरव महसूस भी होता है। साथ साथ मुझे ये भी इस व्यवस्था को बदलने के लिए अपने आप को मैं तैयार भी कर रहा हूँ कि ऐसी एक व्यवस्था जिसके अंदर कितनी ऐसी फुलन तैयार होती होगी, कितनी फुलन की तरह जुल्म जाति की शिकार होती होगी। आप इस बात को समझ सकते हैं। तो मैंने एक वायदा किया था आपसे कि आप इस एपिसोड को सुनने के बाद आपके जो है आपके ज़मीर को झकझोर देगी, आपके जो ऐशो आराम को छोड़ने को मजबूर कर देगी। ये एक स्टोरी फुलन की है। अब ये कल जो है इसके नेक्स्ट जो स्टोरी फुलन की जो है बेमई कांड के बाद जो है क्या हुआ, जंगल के अंदर क्या हुआ, ये अगली कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो ये जो है आपको पसंद आए, अगर ये आपको पसंद आए तो आपने अपने दोस्तों रिश्तेदारों को प्रेषित करनी है।
और आपने इस श्रवण भारत टीवी को आपने सब्सक्राइब करना है। श्रवण भारत टीवी जब आप सब्सक्राइब करें तो उसके बेल को दबा दें, ताकि जब भी ये नया वीडियो आए तो आपको उसकी पता चल सके। ये सब बातें जो है आप, मुझे पता है कि मुझे यकीन है कि आप अपने समाज से एक बहुत बड़े बदलाव के लिए आप तैयार हैं और एक अपनी समाज की बेटी को न्याय